जब से भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और हमें डॉक्टर एस जयशंकर के रूप में बहुत ही सिग्मा विदेश मंत्री मिले हैं, तब से भारत की फॉरेन पॉलिसी में काफी चेंज देखा गया है। इंडिया पहले से ज्यादा अग्रेसिवली खुद को पोर्ट्रे करता है एज अ स्ट्रॉन्गर नेशन, और ये सही भी है क्योंकि पिछले 15-20 सालों में भारत पूरे रीजन में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है और आज के टाइम में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सारे देशों को हम पीछे छोड़ चुके हैं और क्लाइमेट चेंज में भी यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का ही है। इतना सब अचीव करने के बाद और एक सुपर पावर बनने के बाद भी जो रिस्पेक्ट इंडिया डिजर्व करता है, क्या हमारे नेबरिंग कंट्रीज हमें वो रिस्पेक्ट देते हैं या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ा और अग्रेसिव कर लेनी चाहिए? इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो हेलो गाइस, दिस इज दिव्यांश और आपका स्वागत है डेली करंट कैप्सूल पे। हम कुछ रिसेंट में हुए एग्जांपल्स को लेके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी और अग्रेसिव करनी चाहिए या इतना ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं मालदीव्स का। पिछले साल वहां पर नई सरकार बनी थी जो प्रो चाइना थी। वहां पर प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद मुइज़, जो पावर में आए ही इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशन इतने खराब कर दिए थे कि इंडिया को अपने मिलिट्री पर्सनल्स भी वहां से वापस बुलाने पड़े थे। और मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल और डेरोगेटरी रिमार्क्स तक यूज किए थे हमारे प्रधानमंत्री के लिए। अब आप ही सोचिए, अगर जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग को कोई ऐसे एड्रेस करे तो क्या ये कंट्रीज उस बंदे को इतनी आसानी से छोड़ देंगी? नहीं ना। लेकिन इतना सब होने के बाद जब खुद मालदीव्स को चाइना का असली चेहरा दिखा तो उन्होंने अपनी पॉलिसी में यू टर्न ले लिया। ये हमें पता चलता है उनकी स्टेटमेंट से जो उन्होंने यूएसए में दी थी। वो हाल ही में गए थे यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने। वहां पर मीडिया ने उनसे पूछा कि आप इंडिया आउट कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं कभी भी इंडिया आउट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करता था। और इस बात में अगर सच्चाई है तो ये क्या है? खैर, पिछले हफ्ते तो वो इंडिया की विजिट पर भी आए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव्स के पास आज के टाइम अपना खुद का प्लेन भी नहीं है। जिस प्लेन में वो आए थे वो भी इंडियन एयरफोर्स ने भेजा था। भारत में आने के बाद उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और मालदीव्स के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया। करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि इंडिया मालदीव्स को $400 मिलियन पे करेगा और जब मालदीव्स वापस करेगा तो वो इंडियन रुपीस में ही पे कर सकते हैं, उन्हें डॉलर में पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और पिछले 5-6 महीनों में हम देखें तो इंडिया $750 मिलियन से ज्यादा पे कर चुका है मालदीव्स को। इंडियन रुपीस में ये अमाउंट 6,000 करोड़ से ज्यादा की बैठती है। तो अब आप ही बताइए, एक देश जो इतना एंटी इंडिया स्टांस रखता था, क्या हमें वो बिल्कुल बुलाकर सिर्फ उनकी मदद ही करते रहना चाहिए? अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जो है कनाडा का। निज्जर किलिंग और खालिस्तान के मुद्दे को लेकर आज के टाइम में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ऑल टाइम लो पर हैं। आपको याद होगा 2019 में जब हमने आर्टिकल 370 हटाया था तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर हुई थी। डिप्लोमेटिक वॉर का मतलब होता है दोनों देशों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो जाना। दोनों देश अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लेते हैं। सेम ऐसा ही केस आज कनाडा के साथ है। 2019 में जैसे पाकिस्तान से हमने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे, वैसे ही 2024 में हमने कनाडा से अपने हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है और कनाडा के हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया है। अब ये पूरी कहानी को थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, लेकिन उन्हें सरकार बनाए रखने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और सपोर्ट उन्हें दे रखा था एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लीडर प्रो खालिस्तानी है जिनका नाम है जगमीत सिंह। अब जस्टिन ट्रूडो को पावर में रहने के लिए जगमीत सिंह की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी और ऐसा करते करते उनका स्टांस प्रो खालिस्तानी और एंटी इंडिया बन गया था। लेकिन वो पावर में बने हुए हैं, सिर्फ इसी खुशी में उन्होंने इंडिया से रिलेशंस खराब करने में कोई दिक्कत नहीं समझी। फिर टाइम बीतता गया, इंडिया कनाडा के रिलेशंस खराब होते गए। फिर उसके बाद अचानक जगमीत सिंह को ये बात रियलाइज हुई कि अगली बार के इलेक्शन में पियरे पॉलिवियर, जो वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है, वो ज्यादा सपोर्ट गेन कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो की फॉलोइंग लगातार गिर रही है और अगली बार के इलेक्शन में वो बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो को ये बात समझ में आई कि जगमीत सिंह कितने अपॉर्चुनिस्टिक लीडर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया के साथ पूरे रिलेशंस खराब कर दिए थे, वो आज उन्हें बीच में लटका कर चले गए। अब एक तरफ तो उनकी पार्टी के कुछ मिनिस्टर निज्जर किलिंग को लेकर आज भी इंडिया को टारगेट करते हैं और कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हम इंडिया को तोड़ने की बात नहीं करते, हम आज भी वन इंडिया पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे में हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगले साल G7 समिट कनाडा होस्ट करेगा
और पिछले कई सालों से जब भी G7 समिट होती है तो इंडिया को इनवाइट किया जाता है। जबकि इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, फिर भी हमें एज अ गेस्ट नेशन वहाँ इनवाइट किया जाता है। दूसरी तरफ रशिया होस्ट कर रहा है ब्रिक्स की समिट, जो अभी अक्टूबर में होने वाली है। वहाँ पर भी इंडिया जाएगा। तो अगले साल कनाडा के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ये प्रेशर बना के रखेंगी कि G7 समिट ब्रिक्स से ज़्यादा ग्रैंड होनी चाहिए और वहाँ इंडिया का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जब हमारे कनाडा के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, क्या हमें वो मीटिंग अटेंड करनी चाहिए? अब हम आते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल जापान पर। जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिन्होंने इंडिया और जापान के रिलेशंस के लिए इतना काम किया है कि आज भी भारत के लोग उनकी लेगेसी को याद रखते हैं। क्वाड, जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का ग्रुप है, वो भी एक टाइम पर इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। उनके बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने फूमियो किशिदा। उन्होंने भी इस रिलेशंस को मेंटेन करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन अब जो करंट में प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के, शिगेरू इशिबा, उनकी पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है। वो एशियन नेटो बनाना चाहते हैं, जिसमें क्वाड कंट्रीज के साथ इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों को भी मिलाकर एक नया ग्रुप बनाया जाएगा। और वो इसे प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कल चाइना ने जापान के ऊपर अटैक कर दिया तो ऐसे में यूएसए, जो इजराइल और यूक्रेन की वॉर में पहले से ही उलझा हुआ है, वो अकेला जापान को नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो नेटो की तरह एक एशियन नेटो यहाँ बनाना चाहते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये है कि इंडिया ने एशियन नेटो का पार्ट बनने से मना कर दिया है, क्योंकि अगर इंडिया इसे ज्वाइन करता है तो ये बहुत बड़ा एंटी रशिया और एंटी चाइना मूव माना जाएगा और ऐसा करने से हमारे रशिया के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इसलिए इंडिया इसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। और जब से इंडिया ने इसका पार्ट बनने से मना किया है तो जापान की तरफ से भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। ऐसा कई सालों में पहली बार देखा गया है कि जापान के एक मिनिस्टर ने बोला है हाल ही में कि साउथ एशिया में इंडिया का कोई भी दोस्त नहीं है। और ये स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये भी साउथ एशिया में ही काउंट होते हैं और इनके साथ इंडिया के रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, वो तो अब वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है। इसलिए ये हमारा चौथा एग्जाम्पल भी बन गया है। बांग्लादेश के लिए इंडिया ने इतना किया है जितना मेरे को नहीं लगता हमने किसी और देश के लिए किया होगा। वो पूरा देश आज इस वजह से बना है क्योंकि इंडिया ने ज़रूरत पर उनका साथ दिया था। लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार वहाँ से हटी है, तब से वहाँ सेंटिमेंट्स एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान होता जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रेंज है। वहाँ से लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आती हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है और ऐसे में भी इंडिया नेपाल और बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी साइन करता है जिसमें नेपाल बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचता है इंडिया की पावर ग्रिड का यूज करके। तो ये सारे एग्जांपल्स देखकर हम दो बातें तो समझ सकते हैं। पहली, कि आज के टाइम में नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर सरकारों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि इंडिया को नैरेटिव मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इंडियन न्यूज़ को ज़्यादा कवर नहीं करता है। इसलिए इंडिया जब किसी कंट्री के लिए कुछ अच्छा काम करता है तो वो ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच ही नहीं पाती। और ये आज की कड़वी सच्चाई भी है कि अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छा दिखना भी पड़ेगा। अगर आपकी अच्छाई छुपी रह गई तो कल को कोई भी खड़ा होकर आप पे आरोप लगा देगा कि ये तो बुली है, ये तो बहुत अग्रेसिव है। उस टाइम आपकी सारी की गई अच्छाई किसी काम नहीं आती। और यही बात बहुत सारे थिंकर्स भी बोल चुके हैं कि इंडिया को नैरेटिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है। दुनिया को ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया अपने नेबर्स के लिए कितनी हेल्प करता है और रिटर्न में हमें क्या मिलता है। और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया इससे पीपल टू पीपल रिलेशन बेहतर कर सकता है। जब किसी कंट्री के सिटीजन्स को ये बात पता चलती है कि ये सपोर्ट और ये हेल्प इंडिया की तरफ से आई है, तो आने वाले टाइम में अगर उस कंट्री के लीडर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एंटी इंडिया स्टांस करते हैं तो वहाँ के लोग ही उन्हें ये काम करने से रोक देते हैं। और लास्ट में मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि क्या इंडिया को अभी भी नेकी कर और दरिया में डाल वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए जैसे अभी तक अपनाई थी, या इंडिया को अपने नैरेटिव मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए? इस वीडियो से रिलेटेड आपके क्या व्यूज़ हैं उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। सो दिस इज़ दिव्यांश एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।